जन्मदिन मनाया। 8 तारीख को जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि थी। आज जयप्रकाश जी का जन्मदिन है, तो कल डॉक्टर राम रहीम की पुण्यतिथि। ये बीच में संयोग है कि जिन 3 लोगों ने देश के लिए एक गहरे ढंग से प्रभावित किया था, उन सबका संबंध अक्टूबर माह के साथ है। तो इन सबके बीच में आचार्य विनोबा भावे है। हमें आज सबसे पहले तो इस बात की खुशी है और इस घटना का महत्व मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनको भूल जाना चाहिए, पर कई बार भूल नहीं पाते लोग। तो विशेषतः कई बार अपने नेताओं के, अपने जिनको हम लोग मानते हैं उन लोगों के बारे में कुछ चीजें होती हैं, तो उनके साथ में एक भावनात्मक सोच के आधार पर चीजें तय होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अक्सर कहते थे कि मैं कुजात गांधीवादी, और इसलिए कहते थे कुजात गांधीवादी के गांधीवादी मित्र लोगों ने लोहिया को थोड़ा कम स्वीकार किया। जयप्रकाश जी तो समाजवादी पार्टी छोड़कर सर्वोदय में चले गए, तो हमारे सर्वोदय मित्रों ने उनको स्वीकार कर लिया, अंगीकार किया, पर लोहिया जी को उस समय उतना नहीं स्वीकार किया। आज मैं नामदेव जी कुछ बात में यही बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नामदेव जी आज जो सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के इतिहास को नया रूप देने वाले। इसलिए कि आज इस मंच पर जो बैनर लगा है, इस बैनर में गांधी के साथ विनोबा भी है और लोहिया और जयप्रकाश भी। तो जो आजादी के आंदोलन का इतिहास है, गांधी के अनुपस्थिति में हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला इतिहास है, गांधी के आध्यात्मिक पक्ष को लेकर चलने वाला इतिहास है, आज वो संपूर्ण रूप से सामने आता है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि परिवर्तन के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है संघर्ष का रास्ता, तो जेल। एक रास्ता है रचना का फावड़ा, एक रास्ता है लोकतांत्रिक परिवर्तन का वोट। जेल, फावड़ा और वोट। गांधी में तीनों समाहित थे, पर गांधी के बाद की पीढ़ी में लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए थे। आज खुशी इस बात की हमको इस मंच पर जेल, फावड़ा और वोट तीनों साथ, और इसलिए एक नए परिवर्तन की शुरुआत में इसको देख रहा हूं। अगर इस प्रकार का विशाल मन हम सब लोग का हो जाए, हम सब और माने कि इनका जो योगदान है, उस योगदान को कोई कमतर नहीं कर सकता है, तो फिर ये जो संभावनाओं की तलाश यहाँ श्रीधर जी कर रहे थे, भाई शिवदास जी कर रहे थे, उन संभावनाओं की तलाश में पूरा बल मिलेगा। जयप्रकाश जी के जन्मदिन के अवसर पर जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जयप्रकाश की बेचाकी नहीं, इस पुस्तक का नाम है जयप्रकाश की परिवर्तन की बेचाकी। जयप्रकाश जी परिवर्तन के लिए किस रूप में देखते थे, जयप्रकाश जी परिवर्तन के लिए किस प्रकार का तरीका चाहते थे और कैसा परिवर्तित समाज चाहते थे, इस सबका निष्कर्ष और निचोड़ से जी इस पुस्तक पर रखा है। इस पुस्तक के मुख्य तौर पर मैं देखता हूँ 3 खंड है दोस्तों। इसका एक खंड तो है जो जयप्रकाश जी के संदर्भ में उनके लिखे हुए लेखों का है, जो समय से पहले सत्ता में छपे और भी नहीं छपे हैं। इस पुस्तक का दूसरा खंड है, उस खंड में वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो दस्तावेजों को उन्होंने जयप्रकाश जी की तरफ से संग्रहित किया है, लिखा है। वो दस्तावेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हिंदुस्तान के जाने के बाद उसका लेखन और विचार ही समाज में सदैव जिंदा रहता है। शरीर तो नश्वर है, कोई गोली मार देगा तो भी आदमी मरेगा, नहीं मारेगा तो बीमारी से मर सकता है, और विचार और लेखन एक 2 चीज ऐसी हैं जो सदैव अमर रहेंगी। इन चारों की ये चीजें शिवदास जी ने इस पुस्तक में घटनाओं का सबका स्थिर जिक्र किया है, और आजकल एक बड़ा चलन चल रहा है
कि हर किसी को गाली, और गाली देना आसान काम होता है, और इसलिए वो खासकर होता है कि गाली देने वाले के पास में मस्तिष्क का अभाव होता है, शब्दों का अभाव होता है। जब शब्दों का अभाव होता है तो फिर आदमी गाली को सत्य कर यही खत्म कर। आज गांधी पर हमला है, कोई मामूली हमला नहीं, और जो हमलावर है वो इसलिए बड़े परेशान हैं कि गोली से भी मार के मार दिया इस आदमी के लिए। लगातार पिछले 50, 60, 70 साल से मृत्यु की बात से 50 तक चले आ रहे हैं, तब भी कई मार पा रहा है। तो अभी सोच रहे हैं वो लोग, सोचना शुरू भाई गांधी है क्या बला, ये खत्म ही नहीं होता। और यही है गांधी का अमृत। गांधी का अमृत तो यह है कि गांधी किसी से लड़ते नहीं, सब गांधी से लड़ते हैं पर गांधी किसी लड़ते नहीं, तो इसलिए गांधी जिंदा कहाँ तक कुश्ती में प्रचार किया। अभी एक लेख हमारे पास में आया है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, अभी से नई खोज शुरू कर दी, और मुझे उसमें भी जवाहर भाई कर्नाटकी, उसमें मुझे उम्मीद की कर लिखी है कि किस प्रकार से गांधी के ऊपर हमला करने वाले लोग परास्त हो रहे। उसमें लिखा है कि महात्मा गांधी की माताजी को पास का एक मुसलमान जो सूबेदार था या शासक था वो ले गया, तो उनकी संतान महात्मा गांधी जी मुसलमान को पछताए। अब आप देखिए कि महात्मा गांधी के बारे में तमाम प्रचार कर चुके, उससे काम भी चला, कभी वहां तक पहुंचे हैं कि मुसलमान की संतान माता। और अगर आज महात्मा गांधी के सामने ये बात कही जाए तो वो क्या कहते हैं? वो बोलते कि भाई मैं तो अल्लाह ईसा को मानता हूं, तो मैं तो हिंदू मुसलमान दोनों की संतान। पर इसका मतलब है कि गांधी पर हमला करने वाले लोगों के तमाम हथियार भोतरे हो चुके हैं और वो निम्नतम हथियारों पर आए हैं, और अब ये उनके पतन का दौर की शुरुआत है। जयप्रकाश जी के आंदोलन के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता रहा, और जयप्रकाश जी उस जमाने में हम लोग के नेता थे, जब समाजवादी पार्टी के नेता थे, फिर छोड़ के सर्वोदय गए, तब भी उनके अनुराग और प्रेम रहा, और फिर बाद में वापस भी आया करती रहा। जयप्रकाश जी जिस क्रांति को चाहते थे वो क्रांति क्या थी? दरअसल जयप्रकाश जी भी ये मानते थे कि परिवर्तन और क्रांति का मतलब है लोक चेतना। लोक चेतना केवल सरकार को बदलना कोई परिवर्तन नहीं है, सरकार तो बदलती रहती है, बदलेगी तो फिर बदल जाएगी, और वो लोक चेतना जो इंसान को अपने आप एक विचार के साथ खड़ा कर दे, उस लोक चेतना की आवश्यकता है, और उसको जयप्रकाश जी लाना चाहते हैं। उस लोक चेतना के लिए वो चाहते थे कि लोक संगठन बने, और उन्होंने इसके बहुत प्रयास किया। जयप्रकाश जी जिस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे वो प्रत्येक कौन सा? उस आंदोलन के दौरान भी वो कहते थे कि हमारे आंदोलन का तात्पर्य या संपूर्ण तात्पर्य क्या है। उन्हें दो बातें कही, तो संपूर्ण क्रांति क्या है, इसके बारे में जब उनके ऊपर हमला हुआ, आरोप लगाया गया कि संपूर्ण क्रांति के बारे में कुछ नहीं, जो संपूर्ण भ्रांति है, सभी लोगों ने कहा। तो जयप्रकाश जी ने उसका उत्तर दिया कि मेरी संपूर्ण क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सत्य क्रांति। और इसने कहा तो 7 क्रांतियां लोहिया ने कही थी, बताई थी, उन 7 क्रांतियों में दुनिया के सारे बदलाव निहित हैं। लोहिया कहते थे कि 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि बड़ी क्रूर और निर्मम है, पर सदी की विशेषता भी है कि इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। अन्याय है, जुल्म है, पर अन्याय और जुल्म के खिलाफ लोग लड़ने वाले हैं, समाज के लोग लड़ रहे हैं। कौन जीत गए कल का समाज है तो लड़ रहे हैं। और इसे भाषण उन्होंने कहा कि इस सदी की जो महान घटनाएं हैं उनके काल की सदी की, एक एटम और एक गांधी, सर बोले देखे किसकी जीत है। ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था। दुनिया में हिंसा जीतेगी, हथियार जीतेगा, दुनिया में अमानवीयता जीतेगी, या दुनिया में
अहिंसा, सत्य और गांधी देगा। इस दुनिया के सामने सवाल है, इस सवाल का उत्तर दुनिया को ये प्रश्न मात्र प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न लोगों से मांगा हो उत्तर। और जयप्रकाश जी ने भी जब अपने संपूर्ण क्रांति की व्याख्या की कहा, तो मैं 7 क्रांतियों की जिक्र किया, 7 क्रांति, वो 7 क्रांति आती कि हर प्रकार की विषमता को मिटाओ। आर्थिक विषमता को मिटाना है, सामाजिक विषमता को मिटाना है, राजनीतिक विषमता को मिटाना है, विकेंद्रीकरण लाना है, रंग भेद मिटाना है, दरदारी के अंतर को मिटाना है, समाप्त करना है, हथियार खत्म करना है, युद्ध खत्म करना है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी ने कहा कि जो संपूर्ण क्रांति है ये शाश्वत प्रक्रिया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ये कोई चलने वाला एक दिन नहीं है। जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, हम लोग जब इंसान के मन को बदलना चाहते हैं, लोक चेतना पैदा करना चाहते हैं, तो लोक चेतना को पैदा करने की जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती जाएगी। एक बार आएगी, 2 बार आएगी। जिस प्रकार से समाज में हम लोगों के घरों में हम देखते कचरा आता है, लोग सुबह बाधा करने को साफ करते हैं, तो दिमाग में भी में भी लोगों के कचरा आएगा, विकृतियां आएंगी, पर संपूर्ण क्रांति मतलब है कि लगातार परिवर्तन की ओर चलते जाओ, लगातार चलते जाओ, क्रांति अनंत है। दूसरे जयप्रकाश जी ने कहा कि क्रांति नैतिक है, क्रांति अनैतिक नहीं हो सकती, नैतिक क्रांति। और नैतिक क्रांति जब कहते हैं तो नैतिक के साथ साथ कहते हैं आध्यात्मिक क्रांति। हम लोग जब जेल में थे तो एक गीत गाते थे जयप्रकाश जी का, उठो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है, जय प्रकाश का जुगल बजा को जाग उठी तो नाई। फिर उसमें आगे उस गीत में जयप्रकाश जी तरफ से कहा गया कि जो क्रांति है वो करना है क्रांति नैतिक और आध्यात्मिक है। आध्यात्म साथ में तो क्रांति केवल भौतिक नहीं होगी। अगर केवल संपन्नता बराबर हो जाए तो जन से हाथ क्रांति नहीं होगी। क्रांति आध्यात्मिक भी होगी, आध्यात्मिकेशन तो होगी कि जो विषमता की भूख को बैठा को खत्म कर दे और समता की भूख को पैदा कर दे, वो आध्यात्मिक क्रांति। उस आध्यात्मिक क्रांति की चर्चा कर जयप्रकाश जी ने की। वो क्रांति नैतिक होगी, अनैतिक नहीं होगी। आज राजनीति अनैतिक हो गई दोस्तों। आज राजनीति अध्यात्म कट चुकी है। अध्यात्म को जिस अर्थ में लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से वो शायद देखने दृष्टि से नहीं। अध्यात्म कोई केवल मंदिर की पूजा नहीं, अध्यात्म एक अलग प्रकार की चीज। एक इंसान जब अपने आप को विश्वमय मान लेता है, संपूर्ण विश्व के रूप में देखता है, तो इंसान का विश्वमय होना ये अध्यात्म है। तो जयप्रकाश जी कहते थे कि मैं जो आध्यात्मिक बात करता हूँ उसी कहता हूँ कि समूची दुनिया के लिए समान देखता हूँ, दुनिया के ईश्वर है। समाजवादी आंदोलन में राष्ट्रवाद की चर्चा हुई और जयप्रकाश जी ने भी जब मार्क्सवादी विचारों से अलग हुए, बुक जोड़ा, तो उन्होंने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। नागपुर में अभी हम थे परसों, तो नागपुर में एक सवाल उनसे पूछा लोगों ने, खासकर लोगों के कम्युनिस्ट मित्र आए थे मिलने के लिए, कि आपने साम्यवाद क्यों छोड़ दिया। तो जयप्रकाश जी ने एक लाइन को उत्तर दिया। जयप्रकाश जी बोले कि मुझे एक भी शब्द मार्क्सवाद में ऐसा बताइए जो इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। इससे बड़ा कोई उत्तर हो सकता है? जो विचारधारा इंसान को इंसान नहीं मानती, जो विचारधारा इंसान को बिठा करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है, जो विचारधारा इंसान की हिंसा को अपनी विचारधारा मानती है, उस विचारधारा से बदलाव नहीं सकता है। तो जयप्रकाश जी ने कहा मुझे एक भी पंक्ति मार्क्सवाद में बताइए कि जो ये बताती हो कि इंसान को बेहतर इंसान। तो जयप्रकाश की जो क्रांति का सपना था दोस्तों, वो सपना एक आध्यात्मिक नैतिक क्रांति का सपना था, अहिंसक क्रांति का सपना था। सरकार बनी हुई, बदलाव हुए, उन बदलाव के भी परिणाम आए और हर परिणाम के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं।
और वो परिणाम कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों, वो अलग सवाल है। पढ़ो तो। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो गुस्सा हो रहे हैं कि साहब जयप्रकाश जी ने क्या काम कर दिया, बेकार काम, भैया ने क्या काम कर दिया कि ये पार्टी सरकार में आ गई। कुछ लोग इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि साहब जयप्रकाश जी ने हमारे लिए मौका नहीं दिलाया। पर क्रांति का मतलब, संपूर्ण क्रांति आने का मतलब किसी को सत्ता में मिलाना नहीं था। अगर जयप्रकाश का शरीर ठीक रहता, अगर जयप्रकाश के शरीर से असमर्थ नहीं होते, तो मैं क्या दावे के साथ कह सकता हूं कि जयप्रकाश को हम समझ जाना है। और आखिरी दिनों में जो उनसे हमारी 2-3 बार बात हुई, उसका मैं आभार कह सकता हूं। अगर जयप्रकाश का शरीर स्वस्थ रहता है, मौत उनको नहीं देती, तो फिर 1978-79 में हिंदुस्तान में संपूर्ण क्रांति का अगला चरण शुरू होता। वही तो बदलाव क्या उसके साथ जयप्रकाश ने सोचा शुरू किया, और तो शरीर साथ नहीं गया, और शरीर के साथ जो हुआ है उसके बारे में आजकल हमारे मित्र लोग कभी कभी चर्चा करते हैं कि साहब तानाशाही आ गई है, और अखबार को भी कभी गुस्सा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अखबारों अकेले की, मीडिया अकेले की क्रांति से बच गया। अकेले मीडिया की क्रांति होगी तो समझ लेना कि क्रांति नहीं है, इसके पीछे कारणों की होता है। हमारे देश में सज्जन हुए हैं श्री अन्ना हजारे, आज कहाँ है? सो रहे हैं राजेगांव सिद्धि में, और कौन सी सिद्धि कर रहे हैं? देखिए फर्क, देखिए संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का फर्क है, लोहिया के आंदोलन का फर्क, जयप्रकाश जी के आंदोलन का और बात के आंदोलन का फर्क कितना है देखिए। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ, हम सब लोग गिरफ्तार हुए। 25 जून की रात को गिरफ्तार कर लिया, 26 जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। 21 महीने किसी अखबार में कोई एक पंक्ति थी क्या? कैसे है जयप्रकाश, जिंदा है नहीं है, किस हालत में है, मर रहे हैं कि क्या स्थिति है, कोई लिखता? प्रेस की सेंसरशिप थी, एक शब्द का भी छपता था कि कहां है। यहां तक कि हमें याद है कि संसद में जो सवाल पूछा कि कितने लोग जेल में हैं, तो उस सवाल के गृहमंत्री साहब ने उत्तर दिया कि ज्यादा लोग नहीं है, मात्र 2% आबादी लोग जेल में, संख्या भी। पर 21 महीने जेल में रहने के बाद, मीडिया से दूर होने के बाद, मीडिया से के तरफ से उपरक्षित होने के बाद, जब समय आया तो लोग जयप्रकाश के साथ खड़े हुए। इसलिए जयप्रकाश अखबार में, मीडिया में नहीं थे, जयप्रकाश जनता के दिलों में थे। और अन्ना हजारे मीडिया में थे और दिलों में थे। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से कोई बदलाव चाहते हैं, मीडिया सहारा है, मीडिया हमारे मित्रों का सहारा। हम उनको गुस्सा नहीं होते, गुस्सा नहीं होते हैं कि जब संपूर्ण क्रांति का कोई बदलाव हो तो मीडिया को बदलाव करना पड़ता है। आज सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग तो मीडिया वाले की। अगर मान लो कोई कर्मचारी को, मजदूर को भी काम से निकाला जाए, तो ये हमारे पांडे जी बैठे हुए लेबर के बस्तर थे, इनके पास दरखास्त लगाते साहब हमको निकाल दिया, तो कहते नहीं पहले वापस लो, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। पर मीडिया से जो लोग निकाले जाते हैं उनका कहां है? कितने ईमानदार पत्रकार मित्रों को मैं जानता हूं कि जिनका जीवन भूख से मरने के समान हो गया, उनको का तपस्या एक प्रकार से मृत्यु हुई। और कितने तरह की कौन सी सोचा, कौन सी गारंटी, कौन सा नियम काला है? तो मीडिया के ऊपर कोई मामूली दबाव नहीं है, बहुत दबाव है, उनके सामने कोई बड़ी लाचार है। परंतु ये भी बात के चलो कि अकेले मीडिया से भी बदलाव नहीं है, मीडिया सहयोगी है, पर जनता के बीच आता है। आज राजनीति की सबसे बड़ी जो बुजुर्गता आई है उसमें आई है कि अभी राजनीति से जनता कट चुकी है और जनता राजनेताओं से कट चुकी है। अब तो खाली जनता फोटो देखती है, कौन नेता है इसका फोटो देखो, अगर उसकी जिंदगी चली जाए तो उसके बेटे का फोटो देखो, बस नहीं चलता है। कहाँ में संपर्क है, कहा गांव गांव के साथ संपर्क है। जयप्रकाश ने कहा जाओ गांव गांव में जाओ,
जयप्रकाश जी ने किस प्रकार से छोटे छोटे आंदोलन का समर्थन किया। जो कुमार जी बैठे हैं उस समय जौनपुर में थे, पढ़ते थे और सभी से हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और प्रिय भाई हैं। वहाँ जयप्रकाश जी आए, तो जयप्रकाश जी जब वहाँ पर आए तो बड़ी सभा हुई थी, आंदोलन शुरू हो गया था। जयप्रकाश को सुनने को और सुनने से ज़्यादा उनको देखने को, वो देखने ज़्यादा नारा लगाने को नौजवानों जमा होते थे। हमें याद है कि जब रात को जौनपुर से वो निकले, एक बार उतरे भी नहीं तो 1:30 बजे रात को सारे नौजवान लोग, छात्र थे लोग, उसमें सारे लोग भी थे, डॉक्टर थे, तो वहाँ पे तमाम सब आप लोग थे, ये हजारों संख्या पहुँचते और 1:30 बजे रात को वहाँ नारा लगा रहे हैं मेरे लोग कि जयप्रकाश जिंदाबाद, लोकनायक जिंदाबाद। तो जयप्रकाश जी बाहर निकल के आए, बोले कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है? एक बूढ़ा आदमी तुमको सोने भी नहीं देते। और जवानी का जज्बा ये था, जयप्रकाश ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती है, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, तो लोग ताली बजाय कम करेंगे। ये थी एकाध बता नेता के साथ एकाध बता, ये गाली भी दे रहा है, प्रेम है, गुस्सा है, प्रेम कोई ऐसी बात। वहाँ जब जौनपुर की सभा हुई उस समय पानी के सवाल को लेकर शहर में आंसर में बैठे हुए थे, कई दिन हो गए, 16-17 दिन हो गए। तो किसी ने आकर को बता दिया कि रघु ठाकुर वहाँ आंसर में बैठे हुए। तो जयप्रकाश जी ने अपनी सभा में शुरुआत यहाँ से की, यहाँ नारे लगाने से परिवर्तन होगा, परिवर्तन को सीखना और करना है तो जाओ यहाँ रघु ठाकुर पानी की लड़ा उसके पास जाओ, सवाल के साथ लोगों को मिलाना, जनता के सवालों के साथ जोड़ना, जनता के सवालों को जोड़ के संघर्ष करना, कि जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति का तरीका था। आज लोग जयप्रकाश को बहुत आरोप लगाते हैं, उस जमाने में लगाते हैं। उस समय कहते थे कि जयप्रकाश की CIA के लिए कोई भी जयप्रकाश गद्दार है। जयप्रकाश ने उत्तर दिया, एक लाइन का उत्तर दिया, जिस दिन जयप्रकाश गद्दार हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान में एक भी राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा। कौन कह सकते जयप्रकाश को? जो आदमी जेल करो के भागे, जिन लोगों ने जब लोहिया उनका मिलन हुआ जाकर के नेपाल की सीमा में, नेपाल की राजतंत्र राजाओं ने अंग्रेजों के सारे को उनको वहां से निकलने के लिए लाचार किया, वहां से आए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब लोहिया जयप्रकाश गिरफ्तार किया गया तो उनके हराबन रस्ते में बंदूकों से लड़कर के भी छुड़ाया। युवक की हर क्षण की जान को साथ में ढूंढता रहा, हर क्षण जान को कुर्बान करने की तैयार रखा रहा। उस व्यक्ति को हत्या कह सकता है। देश ने फैसला किया 77 में, जयप्रकाश राष्ट्रभक्त थे, गाली देने वाले गद्दार थे, ये फैसला भी। तो दोस्तों जयप्रकाश की गोली आपको लगाएंगे, क्या करेंगे? लगाएंगे, आप भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे जयप्रकाश जी लिख दिया कि अगर RSS फासिस्ट है तो हम भी फासिस्ट। क्या जयप्रकाश ने लिखा था? इस किताब को आप जरूर फिर के पढ़िएगा, उसे पढ़िएगा, इस तथ्य के सवालों के जवाब तो आपको सब मिलेंगे। जयप्रकाश ने कहा कि आज आप जिनके लिए फासिस्ट कह रहे थे, कह रहे ना कि वो हमारे साथ आंदोलन में आए। अगर लोकतंत्र के लिए सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना फासिज्म है तो फिर जयप्रकाश फासिस्ट है, क्योंकि हम भी आंदोलन कर रहे हैं। जयप्रकाश ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया कि संस्था को नहीं, परंतु उस जमाने का जो सत्ता पर मीडिया था, सत्ता के दबाव में मीडिया था, कॉर्पोरेट मीडिया के लोगों को तो जानते हैं, मालिक के लोग अलग है, मीडिया में काम करने वाले अलग। मालिकों ने क्या किया? जब 25 जून की रात को आपत्तिकाल लागू हुआ कभी भी, और 26 तारीख को सबसे पहला हिंदुस्तान की सरकार के समर्थन में विज्ञापन दिया गया, तो वो जानते किसका था? सारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े अखबार वाले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और तमाम लोग, एक गोयन का छोड़ करके ये सारे लोग वहां दिल्ली में 45 डिग्री तापमान में नारा लगा रहे थे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, बड़ा अच्छा की बड़ा पता लगा। ये लोग तो जयप्रकाश को कौन पता देंगे? और जयप्रकाश कई बात करते हैं, और जमाने के लोगों ने जो किया वो अच्छा नहीं, तो किसी का भी साथ नहीं, लोहिया के साथ भी हुआ। लोहिया को कानपुर की जेल में पटक करके ऊपर उठाया गया, हाईकोर्ट में मुगल बचा। लोहिया ने बताया
तूने अन्याय किसके साथ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ हम उस अन्याय को भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बदलाव भी लाएगा मैं, हम भूल पर कम से कम अपनी त्रुटि तो स्वीकार करो, अपनी गलतियों स्वीकार करो। इतना तो कहो कि हाँ हमसे गलती हुई थी। अब कभी सत्ता भी बदलेगी तो हम किसी भी सत्ता के ऊपर छोटे से छोटा क्यों ना हो, बड़ा तो छोड़िए, हम सत्ता के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, इतना तो कहो। परंतु आज लोग जयप्रकाश को गाली दे करके जयप्रकाश की झूठ के बारे में प्रचार करके कहना चाहते हैं। जयप्रकाश जी की हालत क्या होगी। एक पत्र सोचा छापा है जो उन्होंने बिहार वासियों के नाम पर चिट्ठी में लिखा था। उस पत्र में जयप्रकाश जी क्या लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हम लाहौर जेल में थे और लोहिया भी लाहौर जेल में थे तो लोहिया अलग बंद थे, हम अलग बंद थे। अंग्रेज सरकार से उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज सरकार को जयप्रकाश जी ने कि भाई हम बंद हैं, यहाँ पे सेल में है, हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम लोहिया को इकट्ठा कर दो। तो अंग्रेज सरकार ने दोनों विद्रोहियों को इकट्ठा कर दिया, करो बात। और वही चिट्ठी, उसी प्रकार की चिट्ठी जब जयप्रकाश जी ने 1975 में सरकार को लिखी कि मेरे पास कोई बात करने वाला भी नहीं है, किसी को भेज दिया जाए, तो सरकार ने कहा कि जाओ आपके कर्मचारी हैं उसको भेज देते हैं। बुलाया तो है, बुलाया तो जयप्रकाश जी ने इनकार किया। एक निर्दोष व्यक्ति जेल के बाहर, उसके बच्चा परिवार है, हमारे कारण से वो बेगुनाह जेल में आए, ये मैं नहीं कर सकते। जयप्रकाश जी ने लिखा कि हिंदुस्तान में लाखों लोग जेल में थे, तो क्या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता ही सब ऐसा सोचता? क्या सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या ये अन्याय था नहीं था? ये सवाल है, इन सवालों का उत्तर जयप्रकाश ने दिया है। जयप्रकाश जी की जो संपूर्ण क्रांति है, ये संपूर्ण क्रांति समाज को मानसिक रूप से बदलने की क्रांति है। गांधी जी समाज के मन को बदलना चाहते हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की सीमा को लेकर हर समय के लिए तैयार है। जयप्रकाश जी राष्ट्रवादी थे और मार्क्सवाद से दूर होते समय लोहिया का, जयप्रकाश का, इन लोगों ने सोचना था तो सोच रहे कर लेंगे। रोजा गंबर जो जर्मनी की थे, इसकी हत्या हुई। रोजा गंबर ने अपने जमाने बाद को शुरू की थी और समाजवादी ने कहा हम राष्ट्रवादी भी हैं, हम अंतर्राष्ट्रीयवादी भी हैं, जब तक दुनिया एक नहीं हुई है। लोहिया कहते थे कि जब तक विश्व संसद एक नहीं बनती है तब तक हम राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। यदि सारी दुनिया की एक संसद बन जाए, 18 साल के बाद भी लोग जब सारी दुनिया की एक संसद को चुन लें तो हम राष्ट्रवाद छोड़ देंगे, सारी दुनिया की जाएगी। ये आज दुनिया कहाँ जाने इसका हल क्या है? आज दुनिया में विश्वसनीयता कहाँ पहुँची? अभी मुश्किल से 11-12 दिन पहले एक समाचार छपा अखबारों में, हिंदुस्तान के 300 उद्योगपति हैं जिनका एक दिन का मुनाफा है 7,100 करोड़ रुपया। हल्का नहीं। अगर एक दिन का मुनाफा एक उद्योगपति का 250-300 करोड़ रुपया है तो क्या हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान है? किस धर्म की बात हम लोग करते हैं? किस मानवता की बात हम लोग करते हैं? अगर इस देश का एक इंसान 5 किलो अनाज को मोहताज है और वोट देने के लिए मोहताज है, अगर 5 किलो अनाज लेकर इंसान अपना वोट को बेच देते हुए लाचार है और एक इंसान 250-300 करोड़ का रोज कमा रहा है, तो क्या हिंदुस्तान अच्छा हिंदुस्तान कहलाएगा? इसको बदलना पड़ेगा, बराबरी को लाना पड़ेगा। समाजवाद बराबरी का दर्शन है, गांधी का दर्शन बराबरी का दर्शन है, धर्म का मतलब समता है। तुलसी सब ममता राम सो समता सब समता है। सारे समाज को एक मानो, सब एक है, बराबर है। इनमें अंतर मत करो, न जात क्या करो, न कैसे करो, न का करो, और घृणा को खत्म करना चाहिए। इन सवालों को जयप्रकाश जी ने सवाल उठाया, सबको कहते उठाया। आज ये सवाल जिंदा है, सवाल खत्म हो गया, उठाने वाला चला गया पर सवाल जिंदा है। हमारे जुम्मे काम सौंप गया है कि तुम लोग सवाल उठाते रहना, और हिंदुस्तान की जनता को कह गया है कि इसका उत्तर तुम देना है। तो उठाना हमको है, इसका सबको देना है। इसे की तैयारी हम लोग करें। आपसे धन्यवाद।